आपका स्वागत करते हैं मौर्या क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 के कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थशास्त्र में आने आपके साथ डिस्कस किया था। आज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और साथ ही 4 चैप्टर नंबर 5 और 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 2, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का अर्थ। इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन बनता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का अर्थ। पहले तो हमें पता होना चाहिए सर आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या होता है। आर्थिक विकास का अर्थ एक प्रदेश, उस प्रदेश में जनसंख्या बढ़े या जनसंख्या घटे, ये जनसंख्या स्थिर रहे, न तो बढ़े न घटे। क्या एक प्रदेश, उस प्रदेश की जनसंख्या बढ़े या जनसंख्या घटे या जनसंख्या स्थिर रहे, लेकिन उस प्रदेश की राष्ट्रीय आय बढ़े, उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े और उस प्रदेश के लोगों का जो जीवन स्तर है, वो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, तो हम कह सकते हैं सर उस प्रदेश का विकास हुआ है। क्या किसी भी प्रदेश में जनसंख्या बढ़े या घटे या जनसंख्या स्थिर रहे, लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए, उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, उस प्रदेश के लोगों का कह सकते हैं उसका विकास हुआ है। आगे आर्थिक वृद्धि का अर्थ। आर्थिक वृद्धि अर्थात क्या सर? आर्थिक वृद्धि का अर्थ होता है सीधा और सिंपल अर्थ राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं। उत्पादन में वस्तु और सेवाओं के जो प्रमाण है, वस्तु और सेवाओं का जो प्रमाण है, उसमें भी होने वाली सतत वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं। एक कई प्रकार से मैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का अर्थ मैंने आपको बताया। आगे आपसे इस चैप्टर में पूछी जाती है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की मर्यादाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की मर्यादाएं बताइए। ठीक है, तो भाई मर्यादाएं पूछी जाती है। उसके बाद पूछा जाता है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर। आर्थिक
वृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य अंतर, ये आपसे पूछा जाता है। तो सर देखते हैं, अंतर भी काफी बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, सर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य अंतर में पहले बात करें आर्थिक वृद्धि। पहला लिखना होता है हमें अंतर में आर्थिक वृद्धि अर्थात उत्पादन में वस्तु और सेवाओं में बढ़ोतरी होना, आर्थिक वृद्धि। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। जबकि आर्थिक विकास विकासशील देशों में होने वाली राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना। तो वे कह सकते हैं उसे आर्थिक विकास। तो इस प्रकार से पहला है आपका अर्थ जो आपसे पूछा जाता है, और आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर स्पष्ट करते समय हमेशा पहले अर्थ लिखना है। दूसरा, सर आर्थिक वृद्धि की जो संकल्पना है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? तो आर्थिक वृद्धि की सर विकसित देशों के साथ, और आर्थिक विकास की जुड़ी हुई है विकासशील देशों के साथ। उसके बाद आर्थिक वृद्धि एक घटना है, जबकि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। उसके बाद सर आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं कि आर्थिक जो वृद्धि है वो आर्थिक वृद्धि वो तेजी से ग्रोथ करती है, जबकि आर्थिक विकास बड़ा ही मंद ग्रोथ करता है। आगे बात की जाए तो सर आर्थिक जो वृद्धि है वो आर्थिक वृद्धि वो कैसी होती है, उसका जो है जो एरिया आर्थिक वृद्धि का वो किस प्रकार का, वो होता है आपका सीमित, जबकि आर्थिक विकास का कैसा होता है, कह सकते हैं विस्तृत। उसके बाद सर आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य वो है सरल, तो आर्थिक विकास को मापने का कार्य है वो है कठिन। तो इस प्रकार से जो है आपको सीधा सिंपल सर अर्थ और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर पूछा जाता है। अंतर आप देखो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सरल और सिंपल है, बच्चे याद नहीं कर पाते, लेकिन इस प्रकार से अगर याद करोगे तो आपको हो जाएगा। किस प्रकार से देखो, आर्थिक वृद्धि, तो सर आर्थिक वृद्धि का पहले अर्थ, आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक वृद्धि की संकल्पना विकसित देशों के साथ जुड़ी हुई है, जबकि आर्थिक विकास की संकल्पना विकासशील देशों के साथ जुड़ी हुई है। आर्थिक वृद्धि एक घटना है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि तेजी से होती है, जबकि आर्थिक विकास बड़ा ही मंद गति से होता है। आर्थिक वृद्धि सीमित है, जबकि आर्थिक विकास विस्तृत है, विशाल है। आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य सरल होता है, जबकि आर्थिक विकास को मापने का कार्य कैसा होता है सर, कठिन होता है। कितना सीधा सरल अंतर है जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बनता है और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का ये आपका बनता है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर। आगे बात की जाए तो सर अब चले विकास के निर्देशक, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाता है विकास के निर्देशक। निर्देशक का अर्थ आपसे पूछा जाता है। उसके बाद भाई विकास के निर्देशक
के अर्थ के साथ ही साथ उसकी सूची। तो भाई इसमें सर क्या क्या आएंगे, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, फिर पूछा जाएगा आपसे PQLI, फिर पूछा जाता है HDI, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक और मानव विकास अंक के विषय में पूछा जाता है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स में। उसके बाद भाई आपसे सर फिर क्वेश्चन बनता है PQLI का महत्तम मान कितना होता है, HDI का महत्तम मान कितना होता है। इनमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपसे पूछी जाती है। और साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखना कि सर चैप्टर जब आप तैयार कर रहे हैं तो वो चैप्टर कुछ इस प्रकार से तैयार करो ध्यान से कि बिल्कुल आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है और आप उसका आंसर लिख सको, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ मैंने आपको सेकंड चैप्टर की IMP दी। आगे चैप्टर नंबर 3 की बात करें हम इकोनॉमिक्स के, मुद्रा और मुद्रा स्फीति। चैप्टर नंबर 3 है आपका मुद्रा और मुद्रा स्फीति। मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, वस्तु विनिमय प्रथा किसे कहते हैं, बार्टर सिस्टम, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रथा किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का यही बनता है, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या। उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में, वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादाएं, क्या मर्यादाएं रहती वस्तु विनिमय प्रथा की, ये आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है वस्तु विनिमय की मर्यादाओं के बाद मुद्रा का उद्भव किस प्रकार से हुआ एवं विकास किस प्रकार से हुआ, ये पूछा जाता है। मुद्रा का उद्भव एवं विकास चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है मुद्रा के कार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मुद्रा के कार्य, ठीक। उसके बाद मुद्रास्फीति अर्थात क्या, यानी तो हम सामान्य भाषा शब्द में कहे तो मुद्रास्फीति अर्थात क्या, तो सर मुद्रास्फीति अर्थात भाव वृद्धि, ठीक है। उसके बाद भाई आपसे पूछा जाता है मुद्रास्फीति के लक्षण, फिर और भी जैसे तो मुद्रास्फीति में ध्यान में रखने योग्य मुद्दे, ध्यान में रखने योग्य मुद्दे भी पूछे जाते हैं। मुद्रास्फीति के कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, अगर इतना अगर आप कर लेते हो चैप्टर नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर। इकोनॉमिक्स का क्या, वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ, वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादाएं क्या रही, कठिनाइयां क्या रही, वो पूछी जाती है। मुद्रा का अर्थ किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संचय बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तु और सेवा का विनिमय करने वाली प्रथा अर्थात मुद्रा। मुद्रा का उद्भव एवं विकास, मुद्रा के कार्य आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के लक्षण, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं वो मुद्रास्फीति के समय वो पूछी जाती है। और लास्ट है मुद्रास्फीति के कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका मुद्रास्फीति के कारण जो चैप्टर नंबर 3 में पूछा जाता है 5 मार्क्स में, सेक्शन ई में हमेशा
मुद्रास्फीति के कारण, मांग में वृद्धि, खर्च में वृद्धि और अन्य कारण। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट करना है इन पॉइंट्स के साथ और आईएमपी के साथ। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चले आप, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम का समय चल रहा है इसलिए आईएमपी ही प्रोवाइड कर रहा, एक प्रकार से आईएमपी ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। टॉपिक बता रहा हूँ कि भाई ये आपसे इस चैप्टर में पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में। बाकी तो हम बाद में और वीडियो आपके पास आएंगे ही कि सर डिटेल में आप समझाओ, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। लेकिन फिलहाल में एग्जाम का समय चल रहा है तो एग्जाम के समय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपको आईएमपी दी जा रही है। डिटेल में हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा आने वाली वीडियोस में। देखें चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो है हमारा बैंक और मौद्रिक नीति। बैंक और मौद्रिक नीति में पहला, बैंक अर्थात क्या? बैंकिंग की सुविधा देने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। हमेशा ये बात ध्यान में रखना, बैंकिंग की सुविधा देने वाली संस्था को बैंक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक के प्रकार पूछे जाते हैं। बैंक के प्रकार, बैंक के 2 प्रकार हैं, व्यापारिक बैंक और मध्यस्थ बैंक। व्यापारिक बैंक और मध्यस्थ बैंक, बैंक के 2 प्रकार है। भारत की मध्यस्थ बैंक, भारत की सर्वोच्च बैंक मानी जाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना और राष्ट्रीयकरण दोनों ही पूछी जाती है। स्थापना हुई थी सर 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1949 में, यानी 1949 में। तो भाई इस प्रकार से अब तो सर व्यापारिक बैंक के खातों के विषय में आपसे जानकारी पूछी जाती है, जैसे चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा। तो व्यापारिक बैंक के खातों के विषय में आपको जानकारी बतानी होती है। उसके बाद तो बात की जाए तो भाई व्यापारिक बैंक के जो है कार्य पूछे जाते हैं आपसे, मध्यस्थ बैंक के कार्य पूछे जाते हैं। उसके बाद मौद्रिक नीति अर्थात क्या पूछा जाता है, मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। उसके बाद मौद्रिक नीति के परिणात्मक साधन और गुणात्मक साधन दोनों ही इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स के मौद्रिक नीति के परिणात्मक साधन और गुणात्मक साधन। तो सर परिणात्मक साधन और गुणात्मक साधन दोनों ही मौद्रिक नीति के बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें मौद्रिक नीति में परिणात्मक साधन में जैसे वे कह सकते हैं बैंक दर किसे कहते हैं। मैं अभी फिलहाल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मौद्रिक नीति के परिणात्मक साधन, तो ध्यान से सुनिएगा। बैंक दर किसे कहते हैं। उसके बाद पूछा जाता है आपसे रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट अर्थात क्या, ठीक है। क्या पूछा जाता है सर, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट अर्थात क्या। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इसी में आपका जो है पॉइंट्स इंक्लूड होगा परिणात्मक साधन। अगर आप जब समझाते हो मौद्रिक नीति में, तो मौद्रिक नीति के परिणात्मक साधन में फर्स्ट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या मौद्रिक नीति के परिणात्मक साधन में बैंक दर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, उसके बाद सीआरआर और एफएलआर यानी कि नकद रक्षित कोष और वैधानिक तरलता का प्रमाण। ये है हमारी मौद्रिक नीति के परिणात्मक साधन। और गुणात्मक साधन भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का एकदम क्लियर करना है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है चैप्टर नंबर 4 में ये हमेशा बार बार 12वीं बोर्ड में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 में पूछा ही जाता है। क्या, बैंक का अर्थ, बैंक के प्रकार, व्यापारिक बैंक
अर्थात क्या, मध्यस्थ बैंक अर्थात क्या, दोनों बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों के खाते के विषय में जानकारी दीजिए, मध्यस्थ बैंक के कार्य के बारे में जानकारी दीजिए। भारत की मध्यस्थ बैंक कौन सी है? आरबीआई। भारत की सर्वोच्च बैंक कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? सन 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। उसके बाद पूछा जाता है मौद्रिक नीति अर्थात क्या? मौद्रिक नीति के परिणात्मक साधन और गुणात्मक साधन, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। तो ये था चैप्टर नंबर 4, जिसकी मैंने आपको आईएमपी दी। चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़े तो चैप्टर नंबर 5 में हमारा गरीबी। चैप्टर नंबर 5 गरीबी। गरीबी में आपको ध्यान में रखना है गरीबी का अर्थ, गरीबी के स्वरूप, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, गरीबी के निर्देशक। 11 निर्देशक है, उन 11 निर्देशकों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी एग्जाम में, गरीबी के निर्देशकों को समझाइए। उसके बाद है गरीबी उद्भव होने के कारण, ऐतिहासिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है और अन्य कारण है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है गरीबी को कम करने के उपाय। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चैप्टर नंबर 5 पे ध्यान रखना है। और चैप्टर नंबर 6 की बात करें सर, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जो चैप्टर है उसमें पूछा जाता है बेरोजगारी अर्थात क्या। तो सीधा सिंपल हमारे अर्थशास्त्री प्रोफेसर पीहू कहते हैं क्या, प्रोफेसर पीहू अर्थशास्त्र में बेरोजगारी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को काम करने की इच्छा हो परंतु उसे काम ना मिले तो वो व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। वो व्यक्ति क्या है सर? बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार का अर्थ। फिर बेरोजगारी के प्रकार, जैसे तुम्हें कह सकते हैं संपूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, घर्षण जन्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये आपसे पूछी जाती है। संपूर्ण बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी कह सकते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम कह सकते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, घर्षण जन्य बेरोजगारी यानी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में होने वाला परिवर्तन को घर्षण जन्य बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में जानकारी पूछी जाती है। बेरोजगारी उद्भव होने के कारण, क्या कारण है कि सर बेरोजगारी जो है हमारे देश में है, वो कारण आपको बताने होते हैं। ठीक है, और बेरोजगारी को कम करने के उपाय आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको बताने होते हैं इस चैप्टर नंबर 6 में, बेरोजगारी में। और कुछ योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई है इस बेरोजगारी को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने आपसे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो 12वीं बोर्ड इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चैप्टर की, इन सभी चैप्टर्स की आईएमपी थी, वो मैंने आज आपके सामने डिस्कस की, आपके साथ डिस्कस की। ठीक, नेक्स्ट अब इन सभी चैप्टर्स की जो वीडियो है, नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तब हम डिटेल में एक एक चैप्टर्स की एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो बने रहिएगा मौर्य क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।